Hello, champions. Welcome back to Optimistic G channel. I hope you all are fine. There was some gap due to some family problems, but now we will go onwards. हम अब आगे देखते हैं कि हमें क्या पढ़ना था, हम क्या पढ़ रहे थे। तो ये जनरल स्टडीज़ की सीरीज़ हम लेके चल रहे हैं पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री की एक साथ में। तो इसमें आपने अभी तक मॉडर्न हिस्ट्री में 2 पार्ट आपने देखे, जिसमें हमने पहला चैप्टर कंप्लीट किया, जिसमें हमने अप्रोचेस के बारे में बताया। वी वर डिस्कस्ड अबाउट द अप्रोचेस बाय विच वी राइट द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। देयर वर 4 अप्रोचेस इन दैट चैप्टर। हमने उन सभी को पढ़ा था, उन सभी 4 दृष्टिकोणों को पढ़ा जिन दृष्टिकोणों से इतिहास को लिखा गया है। हिस्ट्री को, मॉडर्न हिस्ट्री जो आपकी, उसको लिखा गया, उसमें 4 प्रकार के आपके इतिहासकार मिलते हैं। मतलब ऐसे इतिहासकार हैं जिनके दृष्टिकोणों को 4 भागों में बांटा गया। उसके बाद में हमने दूसरा पढ़ा यूरोपियों का आगमन। सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है, थोड़े से फैक्ट्स ज़्यादा हैं, स्टोरी थोड़ी सी है, थोड़ी सी नहीं भी है। मतलब स्टोरी उतनी काम की नहीं है, बट कॉन्सेप्ट, फैक्ट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस यानी कि यूरोपियों का आगमन जो हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने अभी तक देखा पुर्तगाल और डच के बारे में। किस प्रकार पुर्तगाली भारत में आते हैं, किस प्रकार डच आते हैं, कैसे कंपनी स्टैब्लिश करते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ों को हमने देखा था। ठीक है। फिर हमने उसमें आपको सारी चीज़ें बता दी थी कि पुर्तगाली कैसे आए, क्यों आए, यूरोपियंस ही क्यों आए, सारी चीज़ें हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। अभी मैंने बताया था 3G कॉन्सेप्ट वगैरह, कॉन्स्टेंटिनोपल के बारे में बताया था, ये सारी चीज़ें आपको बता चुके हैं। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं द इंग्लिश। बेसिकली जिन्होंने हमको अपना गुलाम बना, आए तो थे वो ट्रेड करने, ठीक है, बट उन्होंने क्या किया, हम पे राज किया, कई साल राज किया, और जाके 1947 में हमको इनसे आज़ादी मिली। और मुख्यतः देखा जाए तो 1757 का प्लासी यानी 1757 का प्लासी वॉर, 1764 का जो 22 अक्टूबर को आपको होता है, आपका 1764 का बक्सर वॉर, उसके बाद में वो शासन प्रॉपर शुरू कर देते हैं हमारे ऊपर। तब से लेकर 1947 काफ़ी लंबा समय रहा। तो ऐसी कुछ तो इनमें खास बात रही होगी जो और भी यूरोपियन कंपनीज आई, बट रूल इन्होंने किया, बाकी सब ट्रेड की और चलती बनी। तो आइए शुरू करते हैं द इंग्लिश के बारे में, ब्रिटिशर्स के बारे में। तो बेसिकली कोई बहुत सालों का प्लान नहीं था कि उन्हें कंपनी सेटअप करके और उन्हें ट्रेड करना है, ऐसा कुछ उनका बहुत सालों का प्लान नहीं था। उस समय 1580 में एक इनके यहाँ हुआ करते थे, ब्लैक करके उनका नाम था, फ्रांसिस ड्रेक उनका नाम था। तो वो 1580 में वो काफ़ी उन्होंने वर्ल्ड में वॉयज किया, मतलब टहला अपना जहाजी बेड़ा लेके। 1588 में जो है आपका स्पेनिश अर्मीडा पे इनकी विजय होती है, तो इस तरीके से थोड़ा सा इनको मोटिवेशन मिलता है। फिर 1599 में यहाँ से आपका बेसिकली फैक्ट शुरू होते हैं जो आपको एग्ज़ाम के लिए याद रखने हैं। बताने को मैं बहुत कुछ ऐसा बता सकता हूँ जिससे आपको चीज़ें इंटरेस्टिंग लगें, चीज़ें जुड़ें, बट हमारे पास इतना समय नहीं है। हमको 5 महीने 6 महीने में कोर्स अपना कंप्लीट करना है। बेसिकली इतना कोर्स कंप्लीट करना है कि प्री आपका निकले, और मेंस की आंसर राइटिंग का भी सेशन हम शुरू करेंगे, मान के चलिए फरवरी से। ठीक है, फरवरी मार्च हम थोड़ा सा बहुत मेंस का आंसर राइटिंग करेंगे, फिर अप्रैल मई हम पूरा रिवीजन करेंगे, और उसके साथ ही आपका जैसे ही प्री का एग्ज़ाम होता है प्रॉपर हम मेंस की पढ़ाई शुरू कर देंगे। प्री और मेंस की पढ़ाई अलग नहीं होती है, जिस टॉपिक को पढ़ना है आप पूरा उस टॉपिक को कंप्लीट करें। हाँ, थोड़ा सा समय कम होने पे हम जो चीज़ें होती हैं मेंस की उनको समझ के आगे बढ़ जाते हैं, बट फोकस प्री पे करते हैं अगर समय कम होता है तो। हमारे पास थोड़ा सा कम है, बट फिर भी हम सभी चीज़ों को कवर करेंगे, हम किसी भी चीज़ को आपको छोड़ेंगे नहीं। तो हम जब बात करते हैं ब्रिटिशर्स की, तो बेसिकली स्टार्ट होता है हमारी सारी कहानी 1599 से, 1599 से। व्यापारियों का एक समूह होता है, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ मर्चेंट। वो अपना नाम रखते हैं मर्चेंट एडवेंचर्स, अपना नाम रखते हैं मर्चेंट एडवेंचर्स, और वो अपनी कंपनी स्टैब्लिश करते हैं। ग्रुप है, ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स, 1599 यानी 1599 में बना है, नाम रखते हैं मर्चेंट एडवेंचर्स। और 31 दिसंबर 1600 को, ऑन 31st of December 1600, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट issued a charter to the governor of the company named कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। तो
15 आपके 31 दिसंबर 1600 को क्वीन एलिजाबेथ प्रथम एक चार्टर इशू करती हैं एक कंपनी के नाम पे, किस लिए कि वो ट्रेड कर सकते हैं आके आपके ईस्ट इंडीज़ में, यानी इंडिया साइड आपके वो ट्रेड कर सकते हैं। कंपनी का नाम था कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़। अब वो भारत आ जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम उन पे नहीं जाएंगे, हम सीधे आते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, हमको कोर्स ख़त्म करना है, याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फुट होल्ड इन वेस्ट एंड साउथ, मतलब कि पश्चिमी और दक्षिणी भारत में वो अपना जो पांव जमाते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपके आते हैं कैप्टन हॉकिंस, जो कि 1609 में जहांगीर के दरबार में आते हैं। कैप्टन हॉकिंस हु अराइव्ड इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर इन 1609, इन अप्रैल 1609, अप्रैल 1609 में कैप्टन हॉकिंस आते हैं जहांगीर के दरबार में। ये क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम में पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। और उसके बाद वो चाहते थे सूरत में फैक्ट्री स्टैब्लिश करना, बट ही फेल्ड। He wanted to establish a factory in Surat in 1609 when he came to the court of Jahangir, but he failed. After that, in 1611, they start trading at Masulipattnam. Masulipattnam in nowadays known as Machilipatnam. तो 1609 में जहांगीर के दरबार में आपके कैप्टन हॉकिंस आते हैं अप्रैल 1609 में, और कोशिश करते हैं कि वो सूरत में फैक्ट्री स्टैब्लिश कर लें, बट उनको परमिशन नहीं मिलती है, वो फेल हो जाते हैं। फिर 1611 में वो मसूलीपत्तनम से अपना ट्रेड शुरू करते हैं। और देखिए यहाँ पे मसूलीपत्तनम से जुड़ी दो बातें हो रही हैं, ये दो बातें होंगी। पहली तो मैं जो कर रहा हूँ कि 1611 में वो शुरू करते हैं ट्रेड मसूलीपत्तनम, मतलब मसूलीपत्तनम में वो अपना व्यापार शुरू करते हैं 1611 में। और 1616 में दूसरी बात यह है कि 1616 में वो मसूलीपत्तनम में फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं। अब ये मसूलीपत्तनम की फैक्ट्री उनकी पहली फैक्ट्री नहीं है, क्योंकि ये 1616 में स्टैब्लिश हो रही है, इससे पहले आपकी 1613 में स्टैब्लिश होगी सूरत में। बट हम चूँकि मसूलीपत्तनम का नाम आया तो हमने बता दिया 1611 में आपकी जो है जो मसूलीपत्तनम है वहाँ पे वो ट्रेड शुरू करते हैं, और 1616 में मसूलीपत्तनम में फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं। अब हम बात करते हैं 1612 यानी 1612 की। जब हम 1612 की बात करते हैं तो वहाँ पे एक होता है बैटल ऑफ स्वाली। क्या होता है? बैटल ऑफ स्वाली। तो बैटल ऑफ स्वाली में किसके किसके बीच होता है? तो पहली बात तो ये होता है ब्रिटिशर्स और पोर्चुगीज़ के बीच में 1612 में। और जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी तरफ से थे कैप्टन थॉमस बेस्ट। कैप्टन थॉमस बेस्ट वो ब्रिटिशर्स को लीड कर रहे थे बैटल ऑफ स्वाली में, जो कि 1612 में हुई थी, सूरत में हुई थी। बैटल ऑफ स्वाली हुई थी सूरत के किनारे जो समुद्र है उसमें हुई थी। तो वहाँ पे इंग्लिश जो है वो पोर्चुगीज़ को, यानी ब्रिटिशर्स जो आपके हैं अंग्रेज जो हैं वो पोर्चुगीज़ यानी पुर्तगालियों को हरा देते हैं। और जब वो पुर्तगालियों को हराते हैं उसके बाद उनको सूरत में फैक्ट्री स्टैब्लिश करने की परमिशन मिलती है, यानी 1613 में वो सूरत में अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। 1613 में सूरत में फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं। फिर हम बात करते हैं 1615 की। तो 1615 में सर थॉमस रो, जो कि एम्बेसडर थे जेम्स फर्स्ट के, वो आते हैं इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर। सर थॉमस रो केम एज एन एक्रेडिटेड एम्बेसडर ऑफ जेम्स फर्स्ट इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर। तो जहांगीर के दरबार में सर थॉमस रो जेम्स प्रथम के राजदूत बन के आते हैं। कब आते हैं? 1615 में, 1615 में आते हैं। एंड ही सिक्योर परमिशन टू सेट अप फैक्ट्रीज इन आगरा, अहमदाबाद एंड ब्रोच। ब्रोच इज नोन एज भरूच इन नाउडेज। ब्रोच इज नोन एज भरूच इन नाउडेज। लेट मी शो यू ऑन द मैप, वेट फॉर अ वाइल। जब आप बात करते हैं, अगर आप मैप में देख पा रहे हो, अगर आपको दिखाई पड़ रहा हो, सो ये आपका यहाँ पे भरूच आता है। ये आपका गुजरात है, ये आपका गुजरात दिख रहा है। गुजरात में ये यहाँ पे सूरत है, ठीक है, ये दमन के ऊपर सूरत यहाँ पे, और ये सूरत के ऊपर यहाँ पे आपका भरूच है, ठीक है। ये आपका अहमदाबाद है और ये आपका आगरा है। इन तीन जगह पे आपका 1615 में फैक्ट्री सेटअप करने की बात हो रही थी। और 1609, 1612 और 1613 ये आपका सूरत से रिलेटेड है। तो ये आपका सूरत हो गया, ठीक है। इस तरीके से मैप पे थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश किया करिए। जब आप मैप में इस तरीके से चीज़ों को करते हैं तो उससे आपको
चीज़ें याद होना थोड़ा सा आसान हो जाता है। यू कैन ईजिली लर्न ऑल दीज थिंग्स इफ़ यू पॉइंट आउट ऑन द मैप, ठीक है। दिस इज़ नॉट अ बिग डील फॉर यू। तो 1615 में 1615 में जब सर थॉमस रो आते हैं जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम के राजदूत बन के, तो वो 3 जगह फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने की परमिशन वो मिल जाती। एक तो आगरा जो कि उत्तर प्रदेश में, दूसरा अहमदाबाद और तीसरा ब्रोच जिसको आज के समय में भरूच कहते हैं। इन 3 जगहों पे वो फैक्ट्री सेटअप करते हैं, ठीक है। फिर 1662 की बात करते हैं, तो पोर्चुगल गिफ्ट बॉम्बे टू प्रिंस चार्ल्स सेकंड इन 1668। 1668 में जो पोर्चुगीज मतलब जो पुर्तगाली हैं, जो पोर्चुगल्स हैं, वो क्या करते हैं, बॉम्बे जो है उसको देते हैं जेम्स सेकंड को। जेम्स सेकंड कौन है? जेम्स सेकंड इज द किंग ऑफ द इंग्लिश, ब्रिटिशर्स के किंग हैं जेम्स सेकंड, उनको वो देते हैं बॉम्बे 1668 में। 1668 में बॉम्बे देते हैं। क्यों देते हैं भैया? वो कराते हैं शादी, जो पोर्चुगीज होते हैं ना, इनकी जो प्रिंसेस हैं कैथरीन, उनकी शादी कराई जाती है प्रिंस चार्ल्स सेकंड जो कि ब्रिटिशर्स के राजा हैं, प्रिंस हैं, उनसे शादी कराई जाती है और दहेज में वो बॉम्बे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक की चीज़ें हमने कंप्लीट की हैं। अब मैं स्क्रीन से हटता हूँ, आप सभी इसको पॉज करें और जो भी नोट्स इसका बनाना है उस नोट्स को बनाएं, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो आपने देखा कि 1662 में जो आपका पोर्चुगीज़ हैं उन्होंने एज ए डाउरी बॉम्बे दिया, किसको? 1662 में, 1662 में ब्रिटिशर्स को दिया। और उसके बाद में 1687 यानी 1687 में जो आपके बॉम्बे था वो वेस्टर्न प्रेसिडेंसी यानी कि जो पश्चिमी प्रेसिडेंसी थी उसका मुख्यालय बनता है। 1687 में बॉम्बे बिकेम द हेडक्वार्टर ऑफ द वेस्टर्न प्रेसिडेंसी ऑफ द कंपनी। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब हम आगे देखते हैं, 1632 की बात करते हैं। 1632 में इंग्लिश यानी कि ब्रिटिशर्स को, कंपनी को एक फरमान मिलता है जिसको हम बोलते हैं गोल्डन फरमान। याद रखिएगा, ये फरमान 2-3 जगह आएगा। कौन से फरमान की बात हम कब कर रहे हैं इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी 1632 की बात कर रहे हैं, 1632 की बात कर रहे हैं। देन दिस फरमान इज रिलेटेड टू द गोलकोंडा 1632। जब हम 1715 यानी 1715 की बात करेंगे तो डेट विल रिलेटेड टू फरुखसियर वेयर दे गॉट सम 3 एरियाज, 3 मेजर एरियाज। हम आगे बताएंगे कौन कौन से 3 मेजर एरिया, सब कुछ यहीं जान लेना है आपको क्या। तो अभी 1632 की हम बात कर रहे हैं, 1632 की हम बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे गोलकोंडा के जो राजा हैं, द सुल्तान हैं, सो गोल्डन फरमान वॉज इशूड बाय द सुल्तान ऑफ गोलकोंडा इन 1632 ऑन अ पेमेंट ऑफ 500 पैगोडाज इन अ ईयर दे अर्नड फ्री ट्रेड ऑन द पोर्ट्स ऑफ गोलकोंडा। गोलकोंडा के सुल्तान ने एक गोल्डन फरमान, एक सुनहरा फरमान जारी किया कंपनी को, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई आप 500 पैगोडा अगर हमको 500 पैगोडाज हमको अगर एक साल में देते हैं तो आपको हम फ्री ट्रेड देंगे, ठीक है। फ्री ट्रेड कहाँ पे? गोलकोंडा के जो पोर्ट्स हैं, जो समुद्री पत्तन हैं, वहाँ पे हम आपको फ्री ट्रेड देंगे 500 पैगोडाज प्रतिवर्ष। तो गोलकोंडा है कहाँ पे? अगर आप गोलकोंडा देखेंगे तो जो आपका तेलंगाना आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र है वो आपका गोलकोंडा है, ठीक। तो वहाँ का जो तट थे वहाँ पे इनको फ्री ट्रेड मिला। फिर 1639 में एक ब्रिटिश मर्चेंट हैं फ्रांसिस डे। 1639 अ ब्रिटिश मर्चेंट नेम्ड फ्रांसिस डे, आई हैव मिस्ड द नेम हियर, प्लीज नोट डाउन। ये मर्चेंट की हम बात कर रहे हैं, ये हैं फ्रांसिस डे। Francis Day was the British merchant who receives permission from the ruler of Chandragiri to build a factory at Madras। एक ब्रिटिश व्यापारी हैं फ्रांसिस डे, उनको 1639 में, एक ब्रिटिश व्यापारी हैं फ्रांसिस डे, उनको 1639 में परमिशन मिलती है चंद्रगिरी के राजा से कि वो मद्रास में अपनी फैक्ट्री एक सेटअप कर सकते हैं। And when the factory was set up, after some time later, it becomes the Fort St. George, which replaced Masulipatnam as headquarter of English in South India।
तो जब उनको चंद्रगिरी के राजा परमिशन देते हैं मद्रास में फैक्ट्री लगाने को, जो वो फैक्ट्री स्टैब्लिश होती है वही आगे चल के उसका नाम पड़ता है फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज बहुत ही फेमस किला है आपका, बहुत फेमस फोर्ट है। और वो आगे चल के इंग्लिश का यानी इंग्लिश कंपनी जो है, जो कंपनी है उसका साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत का जो मुख्यालय है वो बनेगा फोर्ट सेंट जॉर्ज। इससे पहले था मसूलीपट्टनम, आपका दक्षिण भारत का मुख्यालय मसूलीपट्टनम में था, जो आगे चल के उसको रिप्लेस करेगा वो है फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है, मद्रास। फिर हम बात करते हैं और कुछ फैक्ट्रीज की। तो दे स्टार्टेड फैक्ट्रीज इन हरिहरपुर एंड इन बालासोर। ये फैक्ट्री स्टैब्लिश होती हैं, ये फैक्ट्री 1633 में, ये फैक्ट्री स्टैब्लिश होती हैं 1633 में। 1633 में बालासोर और हरिहरपुर में फैक्ट्री स्टैब्लिश होती है, ठीक है। बालासोर और हरिहरपुर कहाँ है? ये आपका उड़ीसा में है, और आपका जो हरिहरपुर है ये आपका महानदी डेल्टा में आता है। यहाँ तक ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में कि उन्होंने बंगाल में अपने पांव कैसे जमाए, फुट होल्ड इन बंगाल, बंगाल में पांव जमाना कैसे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट शाह सूजा। शाह सूजा वॉज द सूबेदार और गवर्नर। सूबेदार मीन्स गवर्नर, सूबेदार मीन्स गवर्नर, सूबेदार नहीं, सुबहदार, सुबहदार, SUBAHDAR, सुबहदार, इट मीन्स गवर्नर of Bengal in 1651. So in 1651 allowed to trade in Bengal in return for an annual payment of 3000. तो ये कह रहा है भैया जो शाह सूजा आपके बंगाल के गवर्नर थे, उस पद का नाम एक्चुअली सूबेदार था, उसको समझने के लिए हम गवर्नर कहते हैं। तो उनको जो है वो क्या करते हैं, 1651 में कंपनी को कहते हैं कि भाई ठीक है आपको ट्रेड करना है आप करिए, लेकिन उसके लिए आपको एनुअल पेमेंट देना होगा 3000 का, ठीक है, ऑन द पेमेंट एनुअल पेमेंट ऑफ 3000, और उनको मिल जाती है परमिशन ट्रेड की। फिर 1651 में हुगली में फैक्ट्री जो है वो कंपनी सेटअप करती है। यहाँ पे जो भी हम बात कर रहे हैं ब्रिटिशर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो ब्रिटिश कंपनी है 1651 में 1651 में हुगली में फैक्ट्री सेटअप करती है। एंड विलियम हेजेस हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ कंपनी इन बंगाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द ब्रिटिशर्स कंपनी इन बंगाल। सो द फर्स्ट गवर्नर वाज विलियम हेजेस। विलियम हेजेस जो हैं आपके वो ब्रिटिश कंपनी के पहले गवर्नर थे बंगाल के। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है, समझ में आएगा ना। ही अपील टू शाइस्ता खान। शाइस्ता खान वॉज द मुगल गवर्नर ऑफ बंगाल। शाइस्ता खान हु वॉज शाइस्ता खान? शाइस्ता खान वॉज द मुगल गवर्नर ऑफ बंगाल। सो विलियम हेजेस अपील टू शाइस्ता खान टू रिड्रेसल ऑफ द ग्रीवेंस। कह रहा है कि शिकायतों का निपटारा, जो भी शिकायतें थी उन लोगों की आपस में, उनका निपटारा करने के लिए अपील करता है। किससे? शाइस्ता खान से। कौन करता है? विलियम हेजेस। कब करता है? 1682 1682 में आपका वो अपील करता है कि भाई जो भी शिकायतें हैं उनका निपटारा जो है कर लिया जाए, उनमें बहुत समय व्यर्थ ना किया जाए। इसको आप लोग फटाक से नोट करें। हम फिर इस स्लाइड को हटाते हैं, दूसरी नोट डाउन करते हैं और आप लोग फिर उसको आगे पढ़िए। तो उस स्लाइड को नोट डाउन कर ही लिया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, बढ़ सकते हैं ना। अभी तक की जो भी दिक्कत होगी उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जो भी आपकी प्रॉब्लम रहेगी उसको हम अगले वीडियो में सॉल्व कर दिया करेंगे। एकदम निश्चिंत रहिए। किसी भी टाइप का क्वेश्चन है, कोई समझने में इशू है, कुछ अगर क्लियर कहीं दिख नहीं रहा है, जो भी चीज़ें आप इजीली शेयर कर सकते हैं। तो हम अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं। अभी हमने देखा था कि 1651 में हुगली में वो फैक्ट्री बनाते हैं। फिर विलियम हेजेस जो कि आपके पहले एजेंट या गवर्नर हैं कंपनी के बंगाल में, तो वो शाइस्ता खान से अपील करते हैं 1682 में 1682 में फॉर द रिड्रेसल ऑफ ग्रेवियंस, यानी कि शिकायतों के निपटारे के लिए वो उनसे शाइस्ता खान से 1682 में रिक्वेस्ट करते हैं।
इसके बाद हम देखते हैं 1686 की बात करते हैं, जहाँ पे मुगल जो है वो हुगली को लूटते हैं। ठीक है, वहाँ हुगली में जहाँ पे उनका सेटअप होता है वहाँ पे वो लूटपाट कर देते हैं मुगल। अब भाई वो ब्रिटिशर्स हैं, अंग्रेज हैं, ताकतवर हैं, तो वो तो शांत बैठेंगे नहीं, तो वो क्या करते हैं, वो रिटेलिएट करते हैं, मतलब कि इनका प्रत्युत्तर करते हैं। और प्रत्युत्तर कैसे करते हैं? इंग्लिश रिटेलिएटेड बाय कैप्चरिंग इंपीरियल फोर्ट्स एट थाना, रेडिंग हिजली इन ईस्ट मिदनापुर। क्या करते हैं ब्रिटिशर्स, जो है जो इंपीरियल किले हैं, राजशाही किले जो हैं, उनको क्या करते हैं, कब्जा कर लेते हैं। कहाँ पे? थाना में। थाना प्रेजेंट टाइम में आपका कहलाता है मॉडर्न गार्डन रीच। क्या कहलाता है? मॉडर्न गार्डन रीच। मॉडर्न गार्डन रीच। तो वहाँ पे वो कब्जा कर लेते हैं और ईस्ट मिदनापुर में, यानी कि आपके पूर्वी मिदनापुर में हिजली है, वहाँ पे रेड करते हैं। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही होंगी। फिर इसके बाद अगला नाम आता है हमारा जॉब चार्नॉक का। जॉब चार्नॉक की हम बात करें तो वो एक इस कंपनी के एजेंट थे। ही वॉज अ कंपनी एजेंट एंड ही साइंड ट्रीटी विद मुगल्स एंड दे रिटर्न टू सुल्तानती इन अगस्त 1690। मतलब जॉब चार्नॉक जो है ओवरऑल एक ट्रीटी करते हैं मुगलों के साथ में फरवरी 1690 में, 1690 में। और उसके बाद क्या करते हैं, सुल्तानती में आते हैं। ठीक है, वो आते हैं सुल्तानती। कहाँ आते हैं? दे रिटर्न टू सुल्तानती इन अगस्त 1690 एंड इन अगस्त 1690 दे एस्टैब्लिश अ फैक्ट्री देयर। तो ट्रीटी होती है फरवरी 1690 में और सुल्तानती में फैक्ट्री एस्टैब्लिश होती है। ट्रीटी होती है 1690 के फरवरी में और सुल्तानती में फैक्ट्री एस्टैब्लिश होती है 1690 के अगस्त में। इसी बीच एक जमींदार हैं बर्धमान डिस्ट्रिक्ट के, नाम है शोभा सिंह। ही वॉज द जमींदार ऑफ बर्धमान डिस्ट्रिक्ट। ही रेबल्ड। शोभा सिंह रेबल कर देते हैं, यानी कि आपका विद्रोह कर देते हैं। फिर हम बात करते हैं 1698 की, 1698 की। एंड इन 1698 इंग्लिश सक्सीडेड इन गेटिंग परमिशन टू बाई जमींदारी ऑफ 3 विलेजेस। इन 1698 ब्रिटिशर्स सक्सीडेड इन बाइंग द जमींदारी ऑफ 3 विलेजेस। 3 गांव की जमींदारी खरीदने में सफल होते हैं अंग्रेज। वो जो तीन गांव हैं उनका नाम है सुल्तानती, गोविंदपुर और कलिकता। सुल्तानती, गोविंदपुर और कलिकता। कालीकता भी कह सकते हैं, कलिकता भी कह सकते हैं, जिसका प्रेजेंट टाइम में नाम है काली घाट। ठीक है, 3 विलेजेस कौन कौन से हैं? सुल्तानती, गोविंदपुर और कालीकता। इन 3 जगह की जमींदारी परचेज करते हैं इंग्लिश। ठीक है, जो अंग्रेज हैं वो इन 3 जगह की जमींदारी खरीदते हैं। फिर जो फोर्टिफाइड सेटलमेंट होता है यहाँ पे, उसका नाम होता है फोर्ट विलियम। फोर्टिफाइड सेटलमेंट यानी किला बनाया जाता है जो, ठीक है, सेटलमेंट का मतलब अधिवास। तो एक किला बंद अधिवास है जिसका नाम है फोर्ट विलियम, जो कि 1700 में बनाया गया है। 1700। कहाँ पे? कलकत्ता में बनाया गया। ठीक है। इट बिकेम द सीट ऑफ ईस्टर्न प्रेसिडेंसी। कलकत्ता जो बहुत बड़ी प्रेसिडेंसी थी, वहाँ का ये बनता है सीट। बिकम द सीट ऑफ ईस्टर्न, मतलब कहते नहीं कुर्सी वहाँ की, तो वो बनता है फोर्ट विलियम 1700 में। और इसके प्रेसिडेंट थे चार्ल्स आयर। कौन थे इसके प्रेसिडेंट? चार्ल्स आयर इसके प्रेसिडेंट थे। फिर अब यहाँ पे आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग है 1715 का फर्रुखसियर का फरमान। फर्रुखसियर्स फरमान ऑफ 1715। इट वॉज हिस्टोरिकल स्टेप बाय फर्रुखसियर। सो लेट्स मूव। फर्रुखसियर फरमान की अगर हम बात करें तो इंग्लिश मिशन लेड बाय जॉन सरमन, इंग्लिश मिशन लेड बाय सर जॉन सरमन केम टू द कोर्ट ऑफ फर्रुखसियर्स। फर्रुखसियर की कोर्ट में सर जॉन सरमन के
अध्यक्षता में एक अंग्रेज मिशन आता है। मिशन मतलब एक टीम आती है 1715 में। याद रखिएगा, ये सब फैक्ट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो 3 फेमस फरमान इशू करता है। फर्रुखसियर जो है वो 3 फेमस फरमान इशू करता है। उनको बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी। वो जो 3 फरमान हैं उनको बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी। थोड़ा सा समझ लेते हैं उन फरमान के बारे में, फिर अभी हम आगे स्लाइड में उसको लिख देंगे, बोर्ड पे हम अपने लिख देंगे, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगर मेरे बोलते में नोट डाउन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू व्हाट यू वांट टू डू। ओके, so in the Magna Carta of the company, that means in the Farrukhsiyar's Farman, what they get? First one, exempted additional custom duty accepting annual payment of 3000 rupees। 3000 रुपए के बदले में वो बंगाल में, अभी हम देखें यहाँ पे 3 जगह की बात होगी, बंगाल, गुजरात और हैदराबाद। तो जब हम बंगाल की बात करते हैं तो वहाँ पे होता क्या है, 3000 रुपए आप सालाना दीजिए, 3000 रुपीज़ पर ईयर पर एनम, और फ्री ट्रेड करिए। ये बात होती है मतलब कि यहाँ पे बात कर रहा है कि कोई भी कस्टम ड्यूटी देने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। फिर दूसरा बंगाल के लिए पॉइंट है सबसे इम्पोर्टेंट, वो है दस्तक। दस्तक को हम समझ सकते हैं इस तरीके से कि इट इज टाइप ऑफ परमिशन। अगर हम दस्तक को समझना चाहें तो इस तरीके से है आई एम रियली सॉरी, इन सब वजहों से हम वीडियोस नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं। थोड़ी देर भी अगर लगातार मैं बात करता हूँ तो खांसी आने लग रही है, बट फिर भी हम इंग्लिश तो ख़त्म करके ही इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। इंग्लिश यहाँ पे हमें इंग्लिश कंपनी कंप्लीट करनी है। तो हम बात कर रहे थे दस्तक की। थोड़ी सी आवाज़ हो सकता है धीमी हो, थोड़ा सा प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा, अपने वॉल्यूम्स बढ़ा लीजिएगा मोबाइल्स के। तो 1715 में जब फर्रुखसियर फरमान इशू करता है, फरमान जारी करता है, तो वहाँ पे बंगाल के लिए एक दस्तक इशू करता है। दस्तक क्या होता है, जैसे प्रेजेंट टाइम में हम लोग टोल गेट जाते हैं, कभी भी आप हाईवे पे जाइए टोल गेट पड़ता है, आप वहाँ से अगर अपनी 4 व्हीलर या किसी भी बड़ी गाड़ी को निकालते हैं तो उसके लिए टैक्स देना होता है। वो टैक्स होता है रोड के मेंटेनेंस के लिए। तो जो वो टोल गेट पड़ता है वहाँ पे पुलिस व्हीकल्स, एम्बुलेंस और कई सारे ऐसे व्हीकल्स हैं जिनको टोल नहीं देना होता। अब अगर कोई पुलिस मैन है, वो ऑन ड्यूटी अगर कहीं जा रहा है अपने 4 व्हीलर से, तो इफ़ ही हैज़ हिज आई कार्ड, अगर उसके पास उसका आई कार्ड है तो अब उसको टोल गेट पे टोल नहीं देना होता। टोल गेट वाले क्या करते हैं, उसके आई कार्ड से और जो व्यक्ति बैठा होता है गाड़ी में उसका फेस मैच करते हैं, और अगर वो ऑन ड्यूटी एक पुलिस ऑफिसर है तो क्या करते हैं, उसको जाने देते हैं, उससे टोल नहीं लेते हैं। तो ये समझिए कि जो वो आई कार्ड है वही दस्तक है, यानी कि जो पुलिसकर्मी है उसको मर्चेंट मानिए, उसको व्यापारी मानिए कि वो व्यापार करने जा रहा है, और उस पुलिस वाले के पास जो आई कार्ड है उसको समझिए उस व्यापारी का दस्तक है। ठीक है, दस्तक इज अ परमिशन कार्ड। तो उसके पास में वो दस्तक है, टोल गेट पे रोका गया, ठीक है, दस्तक देखा, व्यापारी की दस्तक को देखा टोल गेट वाले ने और कहा कि अच्छा इनके पास तो दस्तक है, आपसे हमें कोई ड्यूटी नहीं लेनी, आपसे कोई टैक्स नहीं लेना, आप जा सकते हैं, और वो चला जाता है। तो यहाँ पे जो पुलिसकर्मी है, जो आपका पुलिसमैन है, वो आपका हो गया, कौन हो जाएगा वो हो जाएगा मर्चेंट यानी कि व्यापारी। और वो भी व्यापारी किसका, कंपनी का, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारी हो जाएगा। और उसके साथ में जो आई कार्ड था वो उसका हो गया दस्तक। ठीक, तो ये दस्तक था। अब ये दस्तक की कहानी यहाँ तक की है, मतलब कहानी क्या है, दस्तक क्या है, आपने ये समझा। अब ये ध्यान दीजिएगा कि इसी दस्तक की वजह से, अभी जो आप हिस्ट्री आगे पढ़ेंगे, इसी दस्तक की वजह से सारा लड़ाई झगड़ा होने वाला है, बहुत होने वाला है। ठीक है, प्लासी का युद्ध से पहले आपका जो भी छोटे छोटे युद्ध शुरू हो जाएंगे इधर, वो सभी आपके, उन सभी का रीज़न आपका होगा दस्तक। होता क्या है कि अब हमने दस्तक तो इशू कर दिया, अब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे, ठीक है, उसमें जो काम करने वाले थे उनके लिए था। अब हुआ क्या, उन लोगों ने दस्तक बेचना शुरू कर दिया। जैसे मैं इंडियन हूँ, मैं टोल गेट से निकलना हूँ,
ठीक है, मुझे पैसा देना पड़ेगा। एक ब्रिटिशर्स है, एक ब्रिटिश है, एक द इंग्लिश है, वो निकल रहा है, उसको नहीं देना पड़ेगा जस्ट बिकॉज कि उसके पास दस्तक है। अब इंग्लिश जो थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उस कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे, उन्होंने देखा कि यार मतलब अगर हम जो है, जो एक तो हमको फ्री तो ट्रेड मिल ही रहा है, अब हम और क्या करते हैं, हम ना जो ये दस्तक है, जो ये परमिशन कार्ड है हमारे पास, हम इसको कुछ इंडियंस को बेच देते हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी के मेंबर नहीं है, हम उनको बेच देते हैं। तो हम उसको जो बेचेंगे तो उससे हमको कुछ फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि फ्री ट्रेड तो हमको मिल ही रहा है, दस्तक को हम बेच लेते हैं। तो होता क्या था, उस दस्तक को वो इंडियंस को बेच देते थे। अब जब वो उस दस्तक को इंडियंस को बेच देते थे तो इंडियंस को भी जो है टोल नहीं देना पड़ता था, और ब्रिटिशर्स तो दे ही नहीं रहे थे। तो कुल मिला के गवर्नमेंट के पास क्या आ रहा था, बाबा जी का ठुल्लू, भाई उनको तो कुछ मिल ही नहीं रहा। तो उसी को लेके आगे इशूज़ होते हैं जो बड़े युद्ध में भी बदल जाएंगे। तो फिलहाल यहाँ हमको ये समझना था दस्तक क्या है, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बंगाल के लिए क्या हुआ, दस्तक इशू हो गया, और दूसरा क्या हो गया बंगाल के लिए कि 3,000 रुपये सालाना देने पे, इफ़ दे गिव 3,000 रुपीज़ पर ईयर, दे वर एग्जेम्प्टेड एडिशनल कस्टम ड्यूटी। ठीक है, उनको कोई एक्स्ट्रा कस्टम ड्यूटी देने की ज़रूरत नहीं थी। ये बंगाल की बात हो गई। हम हैदराबाद की बात करें तो वहाँ भी एनुअल कुछ पे जो है वो देने पे, मतलब एनुअल पे रेंट करने पे, ठीक है, कोई अगर केवल वो रेंट देते हैं तो उसके अलावा उनको एक फिक्स रेंट कर दिया गया हैदराबाद के लिए, और कहा गया अगर आप इतना रेंट देते हैं तो इसके बाद आपको और कोई पेमेंट और कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ट्रेड में। सूरत की अगर हम बात करें तो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द लेवाई ऑफ ऑल ड्यूटीज़ एनुअल पेमेंट ऑफ 10,000। अगर 10,000 रुपये आप सालाना देते हैं, ठीक है, कहाँ की बात हो रही है, सूरत की। तो कह रहे हैं कि अगर सूरत में आप सालाना 10,000 रुपये हमको देते हैं तो आपको वहाँ पे कोई और ड्यूटी देने की ज़रूरत नहीं है, कोई और टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है फॉर द ट्रेड। ये हो गई 3 मेजर बात। एक और बात है जो इम्पॉर्टेंट भी है कि जो ब्रिटिशर्स का मिंट मतलब होता है जहाँ पे सिक्के ढाले जाते हैं, सिक्के बनाए जाते हैं। तो उनका जो बॉम्बे में मिंट है, वहाँ पे जो भी वो करेंसी बनाएंगे वो पूरे मुग़ल एम्पायर में वैलिड होगी, बट उस करेंसी में एक तरफ जो मुग़ल बादशाह हैं, जो मुग़ल एम्परर हैं, उनका फ़ोटो नाम होना चाहिए। ठीक है, It was decreed that the coins of company minted at Bombay were to have currency throughout the whole Mughal Empire. ठीक, तो ये आपका हो गया। तो यहाँ तक आप लोग इसको नोट डाउन करिए, और हम इसको रफ करके आगे दोबारा आपको अगली स्लाइड यहाँ पे हम लेके आते हैं, और उसके साथ ही हम इंग्लिश जो है उसको, इंग्लिश कंपनी के बारे में हम आज ख़त्म करेंगे, क्योंकि इसके बाद हम शुरू करेंगे फ्रेंच, और फ्रेंच के साथ में ही हम डेनिश देखते हुए थर्ड पार्ट में इसको कंप्लीट कर देंगे, और फिर हमारा तीसरा चैप्टर शुरू होगा जो है इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट। तो फटाफट से वीडियो पॉज करिए और इसको नोट डाउन करिए, फिर अभी मिलते हैं। हो गया नोट डाउन? तो अगर नोट डाउन हो गया है तो फटाफट से इंग्लिश को यानी ब्रिटिशर को ख़त्म कर देते हैं, आज अंग्रेज़ों से आज़ादी पा लेते हैं एज ए कंपनी। अभी तो आगे अंग्रेज़ों को बहुत पढ़ना, सब अंग्रेज़ों को ही पढ़ना। लेकिन कंपनी कैसे इंडिया में इस्टेब्लिश हो रही है, कैसे अपने वो फुट होल्ड कर रही है, पाँव जमा रही है, हम उसको यहाँ पे कह रहे हैं ख़त्म करने की बात। बाकी तो भी इतिहास बहुत बाकी है। तो हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग थे मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी, यानी जो 1715 में 1715 में जो फर्रुखसियर ने फरमान इशू किया, जो फरमान जारी किया, उसको बोलते हैं मैग्नी कार्टा ऑफ द कंपनी। कंपनी का मैग्नी कार्टा किसे कहते हैं, किसे कहेंगे? फर्रुखसियर्स फरमान ऑफ 1715 के फर्रुखसियर के फरमान को बोलते हैं। जब हम इसकी बात करते हैं तो हम सबसे पहले 3 क्षेत्रों की बात करते हैं, बॉम्बे, हैदराबाद, सूरत। इसको हम अभी समझा चुके हैं। तो बॉम्बे में क्या है, परमिटेड टू इशू दस्तक पासेस, मतलब जो ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स थे, मतलब उस कंपनी के जो ऑफिसर्स होते थे, हर किसी एम्प्लॉय को नहीं, बट हाँ जो ऑफिसर्स होते थे
वो दस्तक इशू कर सकते थे। दस्तक मैंने अभी आपको बता दिया, वो एक पास की तरीके से था कि जिसके पास वो दस्तक होगी उसको टोल यानी कि टैक्स वगैरह नहीं देना होता, ठीक। और दूसरा, एग्जेम्प्टेड एडिशनल कस्टम ड्यूटी एक्सेप्टिंग एनुअल पेमेंट ऑफ 3000। 3000 रुपये का अगर एनुअल पेमेंट आप करते हैं तो आपको और कोई भी एडिशनल कस्टम ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी, ऐसा कहा गया इस फरमान में। इस फरमान में हैदराबाद के संबंध में कहा गया कि केवल रेंट दे के, यानी जो किराया होता है केवल वो दे के आप, एक सालाना किराया उनका बनाया गया कि इतना किराया जो भी है उतना दे के आपको और कोई ड्यूटी नहीं देनी है, किसी भी प्रकार का कोई भी कर आपको, कोई भी टैक्स वगैरह आपको नहीं देना है। और सूरत के संबंध में भी यही है, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द लीवाई ऑफ ऑल द ड्यूटीज, वही सारे कर वगैरह से मुक्ति दे दी गई। और सालाना कितना पेमेंट, 10,000 रुपये वो देंगे तब। अगर ब्रिटिशर्स जो है यहाँ पे वो 10,000 रुपये एनुअल पेमेंट करते हैं तो उनको फ्री ट्रेड दे दिया जाएगा। ये हो गई 3 चीज़ें। चौथी आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इट वॉज डिक्रीड दैट द कॉइन्स ऑफ कंपनी मिंटेड एट बॉम्बे वर टू हैव करेंसी थ्रू आउट द मुगल एम्पायर। वही जो मैंने अभी आपको बताया था कि उनकी जो बॉम्बे में मिंट है, जहाँ वो आपके सिक्के बनाते हैं, सिक्के ढालते हैं, वहाँ पे जो सिक्के बनेंगे बॉम्बे में वो पूरे मुगल एम्पायर में वैलिड होंगे। हाँ, शर्त ये रहेगी कि जो मुगल एम्परर होगा उसका नाम, फोटो वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो सिक्के के एक तरफ ज़रूर होनी चाहिए। जैसे समय बीतता है 1688 में, 1688 में इंग्लिश रिवॉल्यूशन होता है, अंग्रेज़ों में वो आपकी आती है क्रांति। और उसके बाद में एक और राइवल कंपनी, एक और इनकी कम्पिटिटिव प्रतियोगी कंपनी आती है। जो वो कंपनी क्या करती है, एक व्यक्ति हैं सर विलियम नॉरिस, क्या नाम है, सर विलियम नॉरिस। तो सर विलियम नॉरिस को अम्बेसडर के रूप में भेजते हैं औरंगजेब के कोर्ट में, ठीक है, औरंगजेब के दरबार में भेजते हैं राजदूत के रूप में। अ राइवल कंपनी फॉर्म्ड which deputed Sir William Norris as ambassador in the court of औरंगजेब in 1701-02। 1701-1702 में औरंगजेब के दरबार में सर विलियम नॉरिस को राजदूत बना के भेजती है एक कंपनी, जो कि आपकी उस कंपनी की राइवल कंपनी थी, यानी प्रतियोगी, दुश्मन भी कह सकते। फिर 1701-1702 में उन्होंने भेजा था, ठीक है, 1701-02 में औरंगजेब के कोर्ट में भेजा था। 1708 में इन दोनों कंपनियों को मिला दिया जाता है, 1708 में इन दोनों कंपनियों को मिला दिया जाता है। दीज टू कंपनीज अमेलगमेटेड इन 1708 विद द टाइटल ऑफ, यहाँ पे टाइटल याद रखिएगा, कंपनी का जो ये टाइटल है कंपनी का जो ये नाम है, ये आपको याद रखना है। जब कंपनी मर्ज कर दी गई तो क्या नाम हो गया, बहुत डिफरेंस नहीं आता, थोड़ा सा डिफरेंस आता है। यह है यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज। यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लिश ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज। तो इसके साथ ही आपकी जो राइवल कंपनी है और जो मेन आपकी कंपनी, इन दोनों को आपस में मिला दिएगा और एक नई कंपनी बन गई, ये उसका नाम है। इसके अलावा एक चीज़ और देख लीजिए कि 1622 में आपके आराम गांव एक जगह है जहाँ पे ब्रिटिशर्स अपनी फैक्ट्री सेटअप करते हैं। आई एम रियली वेरी सॉरी। तो आपके 1622 में 1622 में आराम गांव में फैक्ट्री सेटअप करते हैं ब्रिटिशर्स। तो इसके साथ ही एज ए कंपनी जो एडवेंट, यानी उनके आने की चीज़ें थी, कैसे वो आए और फुटहोल्ड अपना बनाया इंडिया में, वो हमने पढ़ लिया। इसके बाद हमको देखना है फ्रेंच, ठीक है, और फ्रेंच देखने के बाद हमको करना है डेनिश। इतना हम कर लेंगे तो हमारा जो एडवेंट ऑफ यूरोपियन से, यूरोपीय आए कैसे, अपनी कंपनी इस्टेब्लिश किसने किसने कब कब की, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लेनी है। इसके बाद में फिर हम ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार से मतलब जो ब्रिटिश साम्राज्य बढ़ता है, ठीक है, हम उसको पढ़ेंगे। चीज़ों को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाइए, हिस्ट्री है, फैक्ट भी पढ़िए, थोड़ा सा स्टोरी अगर मिलती है तो स्टोरी मसालेदार होती है तो मज़ा आता है पढ़ने में, और कोई ऐसा विशेष बात नहीं है। जहाँ पे ज़रूरत होगी हम चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करते रहेंगे। जुड़े रहिए, जनरल स्टडीज़ की सीरीज़ और आ रही है, करंट अफेयर की सीरीज़ आ रही है। वीडियो में भी आपने देख ही लिया, थोड़ा सा हेल्थ इशूज़ हैं मेरे साथ जिसकी वजह से मैं रेगुलर नहीं हो पा रहा, बट
ठीक है, कभी एक ही वीडियो आई, कभी 3-3 वीडियो एक साथ आ जाएँगी, तो धीरे-धीरे कवर हो जाएँगे। सिलेबस आपका ख़त्म करना जो है वो मेरा प्राइमरी टारगेट है, ठीक? और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों को समझ में आए। इतनी देर बताने के जगह पे जो ये वीडियो 35-40 मिनट की हो जाती है, इस चीज़ को मैं 20-22 मिनट में भी आराम से कर सकता हूँ। लेकिन ठीक है, थोड़ा आराम से आपको समझाते हुए चलूँगा तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो जब बातें बहुत जल्दी होने लगती हैं तो अक्सर 1 सेकंड के लिए भी अगर ध्यान भटकता है तो पूरा हमारा लेक्चर ख़राब हो जाता है और आप उस 1 सेकंड के भटकने की वजह से आप चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। तो समझिए हमारे साथ, फैक्ट्स हम पढ़ाते रहेंगे, डिस्कस हम करते रहेंगे। थोड़े-सा चैप्टर्स वगैरह कंप्लीट हों, थोड़ा 1-2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो तो फिर कुछ सेशंस भी रखे जाएँगे जिसमें आप लोगों की बातों को हम लाइव डिस्कस करेंगे। ख़ैर, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।